हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण क्या है? एक गोले के वो भाग हैं जिनके खोखले गोले के वो भाग हैं जिनके अगर एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ जो है वो चमकदार, चिकना तथा चमकदार हो जाएगा, यानी परावर्तक तल की भांति व्यवहार करेगा। तो अगर हम उसके उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो उसका अवतल पृष्ठ जो है वो परावर्तक तल हुआ, जिसका मतलब वो एक अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। और अगर हमने उसके अवतल भाग पर पॉलिश की है तो उसका उठा हुआ भाग यानी उत्तल भाग जो है वो एक परावर्तक तल की भांति व्यवहार करेगा। इसका मतलब वो एक उत्तल दर्पण होगा। उससे संबंधित हमने आपको कल कुछ परिभाषाएं भी बताई थी, जैसे दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रकाशित केंद्र क्या होता है, उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है और फोकल लेंथ क्या होती है। ये सब चीजें हमने आपको बता दी पिछले वीडियो में आपने देखा। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी गोली दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, यानी कैपिटल R तथा स्मॉल f के बीच संबंध। तो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी, चाहे उत्तल दर्पण ले लें चाहे अवतल दर्पण ले लें। सपोज हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। कल हमने फोकस के बारे में आपको बताया था। फोकस का कौन सा बिंदु है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। अब ये तो हमारे पास होल हो गया। हम लोग बनाएंगे, मुख्य अक्ष हमने बनाई, दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। उत्तल दर्पण भी हम साथ में ही ले लेते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये पोल हो गया, ये MM इसका एपरेचर। अब हम देखते हैं कि इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा, इसका वक्रता केंद्र इस साइड, क्योंकि इसका गोला इधर की ओर है, इसका गोला इधर की। अब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो किसी बिंदु से होकर जाएगी। सपोज A, B, ये F और ये, इसको हम B कह सकते। सेम है यहाँ पर, अगर कोई प्रकाश किरण हमारी आपतित होती है, अब ये यहाँ से परावर्तित हो रही है, इसको बैक साइड में हमने प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट हमारा F हो गया, इसको हमने देखा। अब आप ये देखिए, इसको हमें प्रूव करना है। यहाँ से CP यानी CP जो है वो R और FP क्या है, ये स्मॉल f। तो अब हमारे पास हमें इस R और F के बीच कुछ संबंध चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहली चीज हमें इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना होगा। और गोली दर्पण पर अभिलंब हम कैसे खींच सकते हैं? कोई भी गोला अगर है, कोई भी वृत्त अगर है, उसके किसी बिंदु पर अगर हमें अभिलंब खींचना है, लंब खींचना है, तो उसको हम उसके केंद्र से मिला देंगे और जिस भी बिंदु पर है वो अगर स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब। स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर हमारा आपतन बिंदु है और ये प्रकाशिक केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम आपतन बिंदु से मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। तो इस C को B से मिला दें तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, अभिलंब प्राप्त होगा। यहाँ पर भी C को B से मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अभिलंब प्राप्त होगा। अब आप देखिए,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? परावर्तन कोण। यहाँ पर ये हमारा आई हो गया और ये हमारा आई और ये आर। चूंकि आई और आर दोनों बराबर होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये इन दोनों के बीच संबंध चाहिए। तो अगर ये कोण हमारा आई है तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? एकांतर कोण है, आई हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में देख सकते हैं, त्रिभुज सी बी एफ में, त्रिभुज सी बी एफ में अगर हम बात करें, ये दोनों कोण हमारे क्या हैं? आपस में बराबर है, आई बराबर आर। तो इसके सामने के भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी हो जाएगा। अब सी एफ बराबर एफ बी। अब चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर जो किरणें होती हैं वो ध्रुव के समीप ही आपतित होती हैं, यानी बिंदु P और B देखने में तो इतनी दूर दिख रहे हैं पर एक्चुअल में ये बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट होते हैं। यानी P एंड B जो होते हैं वो कैसे पॉइंट है? नियरेस्ट पॉइंट है। अगर ये नियरेस्ट पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि FB जो है वो FP के इक्वल होगा, FB इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू FP। तो अब हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि FB जो है हमारा CF के बराबर है और FB जो है वो FP के बराबर है, तो हम कह सकते हैं CF और FP आपस में क्या होंगे? CF बराबर क्या होगा? FP। अब अगर हम दोनों ही पक्षों में FP जोड़ दें, CF प्लस FP बराबर FP प्लस FP, तो हमें क्या मिलेगा? चित्र में देखिए, CF प्लस FP अगर हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CP प्राप्त हुआ और इधर 2FP प्राप्त हुआ। और CP किसके बराबर है? R के बराबर है। और FP किसके बराबर है? स्मॉल f के, तो 2 इंटू स्मॉल f। तो हम कह सकते हैं R बराबर 2f या f बराबर R बाई 2। यानी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। तो अब बात अगर ये है कि फोकस दूरी मान लीजिए आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी डबल यानी 20 सेंटीमीटर। और अगर वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दी गई है, तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ये तो हमने अवतल दर्पण में किया, आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हो, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ये एंगल हमारा कितना है? आई है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? संगत कोण के बराबर आई हो जाएगा। ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और चूंकि आई और आर आपस में बराबर होते हैं तो वही कंडीशन आ गई, सी एफ बराबर एफ बी आ गया। और बी जो है वो पी के नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसलिए एफ बी जो है वो एफ पी के बराबर हो गया, तो सी एफ बराबर एफ पी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी पी है वो एफ पी का डबल है, या आर जो है वो फोकस दूरी की डबल है। तो कोई भी दर्पण होगा, गोली दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि दर्पण के द्वारा कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी अवतल दर्पण हो या कोई उत्तल दर्पण हो। तो किसी भी दर्पण के द्वारा, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? जैसा हमने समतल दर्पण में देखा था कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। क्या यहाँ पर भी आपका ऐसा ही होता है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके घर में चम्मच होगा या कोई भी ऐसी गोली आपके देखा, गोना होगा, प्लेट होगी, तो आप जब चम्मच के अंदर वाले भाग में अपना फेस देखते हो या उठे हुए भाग में अपना फेस देखते हो, तो आपको किसी में आपको आपका फेस बड़ा दिखाई देता है और किसी में आपको आपका फेस क्या होता है? छोटा दिखाई देता है। या वहां पर वो गोली दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो चिकना और चमकदार है। तो गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही नहीं बनता, आपको कभी वस्तु से छोटा बनता है, कभी वस्तु के बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आज आपको पहले बताने जा रही हूँ।
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मेनली 3 नियम है। पहला नियम, अगर हम चाहे अवतल दर्पण ले लें चाहे उत्तल दर्पण ले लें, दोनों में ही फॉलो होते हैं नियम। पॉइंट्स आपको पता ही है क्या क्या है, P है, F और C। P, F, C 3 नियम मैंने बताना है, इसलिए हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं। सेम आकृति हम 3 बार बनाते हैं। P, F, C, P, F। इसमें C, F, P तीनों ही बिंदु समान दूरी पर हैं। P, F, C, पहला नियम है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह आपका उत्तल दर्पण। दूसरा नियम है कि जो किरण फोकस से होकर के जाएगी या फोकस से आती हुई किरण वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस की ओर आती हुई जो किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र नॉर्मली होता है, और हमने कल ही अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर कोई किरण किसी भी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मूल मार्ग में वापस चली जाती है। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशंस हमारे पास है, 3 तरह की किरणें बनी हुई हैं। पहली किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी, फोकस से होकर जाने वाली किरण या फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें से कोई भी 2 किरण अगर हम बनाते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त परावर्तित किरणों से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो अब अभी तक तो हम लोगों ने बिंदु वस्तु यूज की थी। अब अगर हम परिमित आकार की वस्तु ले लें, कोई पर्टिकुलर साइज की वस्तु ले लें और उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाएं, तो हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु को अब चूंकि देखा आपने, दर्पण जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास P है, F है, C है। तो हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए? एक तो हम C के पीछे रख सकते हैं, बियॉन्ड C वस्तु को रख सकते हैं। दूसरा, C पर रख सकते हैं। तीसरा, C और F के बीच रख सकते हैं। चौथा, F पर रख सकते हैं। पांचवा, F और P के बीच रख सकते हैं। ये 5 स्थितियों में हम वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोगों को पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। वस्तु हम कहां पे रख रहे हैं? C के पीछे।
अगर हम सी के पीछे रखते हैं, पहली चीज तो प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमेशा आप प्रतिबिंब लाइन वाली कॉपी बनाएं, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरी चीज, अब आप सपोज आपके पास लाइन वाली कॉपी है, बराबर दूरी पर उसमें इस तरह से लाइंस खींची होती है, कुछ इस तरह से आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस आपकी होती है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हम दर्पण बनाते हैं वो गोला प्रकार या कंपास से आपको कटोरी जैसा नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि उसकी गोलाई देखने में हम गोली दर्पण बनाते हैं पर इतनी ज्यादा एक्चुअल में होती नहीं, उसको बहुत हल्का सा कर्व देना रहता है, बहुत हल्का सा कर्व। कोई भी गोली दर्पण है, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है, हमेशा एकदम हल्का सा कर्व देना है। अब आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए करना क्या है किसी भी लाइन पर, लाइन वाली लाइन आप खींचिए, आपने किसी भी लाइन पर आप एक सबसे पहले बीच में मुख्य अक्ष बना दीजिए, लाइन पे लाइन बनाएंगे, ये मुख्य अक्ष होगा। अब इसमें इक्वल डिस्टेंस पे आप 3 पॉइंट ले लीजिए। इक्वल डिस्टेंस मतलब सपोज 2-2 सेंटीमीटर पे आपने 3 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट आपका हो गया P, एक हो गया F और एक हो गया C, सबसे पहला। फिर ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस यानी 4 लाइन सपोज आप ले लेते हैं, तो इन 4 लाइनों पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है यही आपका दर्पण है, एकदम हल्का सा कर्व दे करके आपको दर्पण बनाना है। अब जो परावर्तन की घटना हमें दिखानी है अपने गोली भाग से हमने ये दिखाई है। गोली भाग एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी प्रकाश किरण होती है वो इस ध्रुव के पास ही आपतित हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है वो लगभग क्या होता है, प्लेन होता है। तो हम लोग प्रकाश किरणें जो भी लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, समतल स्ट्रेट लाइन तक हम लोग उसको कंसीडर करके लेके चलेंगे। अब पहली कंडीशन है, वस्तु को हमने कहां रखा है, दर्पण सी के वक्रता केंद्र के पीछे। अब वक्रता केंद्र ये है हमारा, इसके पीछे बहुत सारी जगह है, कहीं पर भी आप रख सकते हो। सपोज 2 लाइन में हमने खड़ी खड़ी वस्तु ले ली ए बी, ये हमने 2 लाइन की वस्तु ले ली। अब हमारा नपा हुआ है 2 लाइन, ये पैरेलल लाइन है हमारी। अब हमें जो इमेज बनेगी, अगर वो 2 लाइन की बनती है तो इसका मतलब वस्तु के बराबर बन गई। 2 लाइन से छोटी बनती है तो यानी वस्तु से छोटी हो गई, 2 लाइन से बड़ी बनेगी तो इसका मतलब वस्तु से बड़ी हो गई। अब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर हम लेके जाएंगे, यानी ये जो लाइन है हमारी दूसरी वाली, उसी के समांतर एकदम आगे तक आप लेके चले जाओगे, ये हमारी हो गई आपतित किरण। अब परावर्तन के पश्चात ये किरण कहां जाएगी, फोकस से होके जाएगी। पहला नियम जो हमने आपको बताया, फोकस से होके जा रही है। अब दूसरी किरण को हमें कहां से लेके जाना है, वक्रता केंद्र से, यानी ए से चलने वाली दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र से होकर के सीधे बढ़ा दीजिए। उसी मार्ग में गई और उसी मार्ग में ये वापस आ गई। अब आप देखिए 2 परावर्तित किरणें कौन सी है, एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, इस बिंदु पे कट कर रही हैं। ये बिंदु जो है ये ए का इमेज पॉइंट हो गया ए डैश। अब चूंकि यहाँ पे वस्तु आपकी अभिलंबवत है तो प्रतिबिंब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिलंबवत कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश। तो ए बी का जो प्रतिबिंब बना हमारा वो क्या बना, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहली चीज वो बना कहां पर, दर्पण के सामने ही बना हुआ है, कहां पे, सी और एफ के बीच। दर्पण के सामने
दर्पण के सामने उसकी पोजीशन बताएंगे C तथा F के बीच, कहीं भी बन सकता है C F के। दूसरी कंडीशन, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा। अब आप ये देखिए, 2 लाइन की वस्तु है और 2 लाइन से कम में आपका प्रतिबिंब बना है, यानी वस्तु से छोटा। तीसरी कंडीशन, अब सीधी तो वस्तु है तो प्रतिबिंब आपका तो मुख्य अक्ष के नीचे बन गया है, यानी उल्टा बन गया है। और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो यानी सीधा बनता, और ये वास्तव में किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी वास्तविक है, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना? वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका मतलब हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों को लिखनी है। क्या लिखनी है? अगर वस्तु आपकी C के पीछे रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमारा F और C के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो यानी अवतल दर्पण से हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना और छोटा बना। अब दूसरी कंडीशन अगर हम लोग लें, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी? दूसरी कंडीशन आपकी आएगी C पर। तीसरी कंडीशन क्या होगी? C तथा F के बीच। चौथी कंडीशन क्या होगी? F पर। और पांचवी कंडीशन क्या होगी? F तथा P के बीच। तो ये 5 कंडीशंस में हमें प्रतिबिंब बना के चेक करना है। अब सपोज हमारे पास, इसी में हम रफली ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम C पर रखते हैं कोई वस्तु तो ये हमारे पास A B वस्तु हो गई। पहली किरण तो हमारी यही गई और यहां से ही वापस आ गई। अब दूसरी किरण हमारी A को C से मिला के, आपको याद रखिए A को C से मिलाते ही बढ़ाना है। बिंदु A ये है, C ये है, बिंदु A को C से अगर आपने मिला के बढ़ाया तो यहीं पे आपकी इसी मार्ग में किरण आई और गई। तो अब ये दोनों एक दूसरे किरणों को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा A' हो गया और प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया? ये A' B। तो आप इस वाली कंडीशन में आप देख सकते हो, जब वस्तु को हम C पर रख रहे हैं तो 2 लाइन की वस्तु है, 2 लाइन का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु से छोटा बना था, अभी वस्तु के क्या बन रहा है? बराबर बन रहा है। कहां पर बना है? C पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब भी आपका देखिए C पर ही बन रहा है। और तीसरी कंडीशन, उल्टा तो है ही और वास्तविक भी है, यानी दूसरी कंडीशन भी आपकी क्या हो गई कि वास्तविक और उल्टा ही बनी। अब आपके पास आता है C तथा F के बीच। इसको भी आपको इसी तरह से बनाना है। अगर मान लीजिए C और F के बीच में अगर हम कहीं पर रखते हैं, C और F के बीच में हमने यहाँ पे A B वस्तु हो गई हमारे पास। पहली किरण तो A से चलने वाली वही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर के लौटेगी, ये सेम किरण हो गई। अब दूसरी A को C से मिलाते हुए बढ़ाना है। A ये है, C ये है। अब A को C से आपने मिलाते हुए बढ़ाया। अब आप देखिए, इधर तो किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इधर की ओर ही कहीं बैक साइड में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक दूसरे को कहीं पर वास्तव में कट करेंगी। तो जहां पर भी कट कर रही है वो A' हो गया। इसको हमने मुख्य अक्ष से मिलाया तो ये हमारे पास A' B' ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। वस्तु 2 लाइन की, प्रतिबिंब इतना बड़ा। तो दूसरी C तथा F के बीच अगर वस्तु को हमने रखा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही है, पर कहां पे बना है? C के पीछे बना है। दूसरा वस्तु से छोटा नहीं है, वस्तु से बड़ा है। और तीसरा वास्तविक और उल्टा है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब हम चौथी कंडीशन F पर और पांचवी कंडीशन F तथा P के बीच बनाएंगे। अब अगर हम वस्तु को F पर रखते हैं, अब आपको बनाना उसी स्टाइल में है जैसे हमने आपको बताया था कि लाइन वाली कॉपी में ही आपको यूज कीजिए, जिससे आपको बनाने में सुविधा हो। इसी लाइन पर मुख्य अक्ष हमने बनाई, सेम कंडीशन। इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे, P, F और C। 4 लाइन का दर्पण हम लोग बनाएंगे।
ये हमने बनाया आपका दर्पण ये। अब वस्तु को हमें कहाँ पे रखना है? F पर रखना है। 2 लाइन की कोई वस्तु हमने ली, F पर रखी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहाँ से लौटेगी? फोकस से, परावर्तन उसका फोकस से। दूसरी किरण A और C को मिलाना है। A और C को हमने मिलाया, ये आपतित, ये परावर्तित। अब आप देखेंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही है। जब एक दूसरे के समांतर जा रही है तो ना तो ये इधर कट करेगी ना तो ये इधर कट करेगी। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और चूंकि अगर 2 समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पे काटेंगी तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा साइज में बहुत ही बड़ा होगा। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी? पहली चीज, पहला प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है? अनंत पर, इंफिनिटी पर। दूसरा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरा, वास्तविक तथा उल्टा। तो आपने अभी तक देखा कि 4 स्थितियां थी। कौन कौन सी? जब हम वस्तु को C के पीछे रखते हैं, दूसरा C पर रखते हैं, तीसरा C तथा F के बीच रखते हैं और चौथा F पर रखते हैं। तो चारों ही स्थितियों में प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कभी वस्तु के बराबर बनता है, कभी वस्तु से छोटा बनता है और कभी वस्तु के बड़ा बनता है। अब पांचवी स्थिति क्या आएगी? जब हम वस्तु को कहां पर रखना है? F तथा P के बीच। अब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं? F तथा P के बीच। अब अगर हम वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं ये F, ये C, ये P, वस्तु आपकी हो गई ये A B। किरण, आपतित किरण गई, ये कहां से लौटेगी? F से लौटेगी। और दूसरी A तथा C को हम मिलाएंगे, ये गई आपतित, ये परावर्तित। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये दोनों किरणें इधर की ओर डिस्टेंसेस की बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये दोनों किरणें कभी भी इधर नहीं कट करेंगी। इसको अगर हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो हमको ये दोनों किरणें एक दूसरे कहीं कट करेंगी और ये A डैश पॉइंट हो जाएगा, फिर ये लंब डालने पे ये डैश B डैश पॉइंट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहला चीज दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। दूसरी कंडीशन क्या है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। और तीसरी कंडीशन है यहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं कट कर रही, उसको केवल हम लोग अपीयर कर रहे हैं कि हाँ वो वहां से कट होकर के आ रही है। तो यानी कैसा हो गया प्रतिबिंब? आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब आपका अक्ष के ऊपर बना हुआ है, इसलिए कैसा हुआ? आभासी तथा सीधा। तो ये तो हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे। इसी तरह से उत्तल दर्पण से अगर हमें बनाना है तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हो कि ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर तो हमारे पास कई कंडीशंस नहीं होंगी क्योंकि P, F और C वस्तु जो है दर्पण के सामने हम कहीं पर भी रखें क्योंकि इसकी डिस्टेंस घट सकती है, पर इसमें F और C तो आपके पीछे की ओर है। प्रोसेस वही लगानी है। पहली किरण आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी A B, वो कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। दूसरी किरण को हम A को C से मिलाते हुए बढ़ाएंगे, A को C से मिलाते हुए, तो ये हमारी कुछ गई आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ये एक दूसरे को कुछ यहाँ पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर कट कर रही हैं, तो A डैश B डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे किस पर? P तथा F के बीच, P तथा F के बीच। दूसरा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से
छोटा, और तीसरा सीधा है और आभासी, सीधा तथा आभासी। तो आप ये देख सकते हो कि कोई भी दर्पण में अगर बस प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है किसी भी स्थिति में, तो अगर दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा वो सीधा और आभासी होगा, और अगर उसके सामने बनता है तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और अवतल दर्पण में केवल एक ऐसी स्थिति है, यानी जब वस्तु को हम F और P पर रखते हैं, F और P के बीच रखते हैं, तब जाके प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। दोनों के आभासी प्रतिबिंबों में अंतर क्या है, दोनों का आभासी प्रतिबिंब है, बट इसका जो उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, अवतल दर्पण का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। और आपने समतल दर्पण में देखा था कि वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब था वो वस्तु के बराबर था। तो तीनों के आभासी प्रतिबिंब होते हैं, परंतु तीनों की साइज अलग होती है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर। और बाकी स्थितियों में अवतल दर्पण में हमेशा आभासी ना बन के वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कभी वस्तु से छोटा, कभी वस्तु से बड़ा, या वस्तु के बराबर। अब फोकस दूरी से संबंधित कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू।